नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज की क्लास में बात करेंगे एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का जीके का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ इस शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपना। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीए की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी पुष्प कृषि का व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो वो तमिलनाडु में किया जाता है। कुछ चीज़ें और है जो आपके एसएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे आपका हो गया रबड़। रबड़ पूछा जाता है कि रबड़ की पैदावार सबसे अधिक किस राज्य में है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका केरल में सबसे अधिक पाया जाता है रबड़, केरल में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी गन्ना। गन्ना भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है, तो ये यूपी हो जाएगा। चावल का भी काफ़ी बार पूछा जाता है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है या चावल की पैदावार सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी पूछ सकता है तो कॉफ़ी पूछ लेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। तो मेसोपोटामियन भाषा कौन कौन सी थी? एरोमाइट, अकाडियन, एलामाइट, ये सारी मेसोपोटामियन भाषा थी। लेकिन जो सुमेरियन भाषा थी ये आपकी बेबीलोनियन भाषा थी, जो साउथ इराक में अक्सर बोली जाती थी पहले। अगला क्वेश्चन है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए जो टू लाइव्स पुस्तक है ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं अपने भारत के। इनकी कुछ बुक बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। जैसे हो गया अ सूटेबल बॉय, ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध है कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है और काफ़ी बार पूछी जाती है, आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। इनके द्वारा अ सूटेबल गर्ल भी लिखी गई है, लेकिन वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी कि ये किताब है। उसके बाद इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध किताब है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है गोल्डन गेट। तो ये दो पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, दो क्या आप तीन पुस्तक इनकी याद रखिएगा, सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो कदम बांध बहुत ही प्रसिद्ध बांध है अपने भारत का। ये कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? कदम बांध और कदम नदी गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है कदम बांध, तेलंगाना में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कदम बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो आप तेलंगाना करके आएंगे। गोदावरी की बात करें तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे अभी, उनमें गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पूछा गया था, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ये आपका स्टैटिक जीके भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो ये सेशन रोज़ देखा करिए। रोज़ आपके लिए हम लोग हर शिफ्ट का एक पेपर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है। तो देखिए लोकसभा के ये मेंबर ही होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों में बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिससे ये पदच्युत किए जाते हैं, यानी कि इनको नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है सूमो कुश्ती यानी कि सूमो रेसलिंग प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो देखिए सूमो रेसलिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आप लोग ने देखा होगा कि सूमो पहलवान होते हैं बहुत मोटे मोटे, इनकी रेसलिंग होती है। ये भी एक स्पोर्ट्स है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स है जापान का। तो जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जापान की अगर बात करें तो जापान में कुछ करंट की चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि जापान की नए अभी प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं हाल ही में ही 2021 में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। वो भी एसएससी में तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नए अपने पड़ोसी देश के, जैसे एशिया में है जापान,
तो काफ़ी चांसेस हैं कि इसके प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ सकता है। इसकी राजधानी की बात कर लीजिए तो ये टोक्यो है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके सामने हमने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के कितनी बार परिक्रमा पूरी करी है। तो देखिए 9000 बार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की परिक्रमा करी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चंद्रयान 2 से, जैसे कि ये लॉन्च कब हुआ है अक्सर पूछा जाता है। तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने को मिला था इससे रिलेटेड एग्जाम में। ये समझ लीजिए कि जुलाई में लॉन्च किया गया था और अगस्त में ही ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया था। लगभग 1 महीने में ये ब्रह्मांड में पहुंच गया था। उसके बाद 3 साल तक इसने परिक्रमा करी है लगातार चंद्रमा की, और कितने चक्कर लगाए हैं 9000 चक्कर लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम नृत्य पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है। तो देखिए भारतनाट्यम के जनक के नाम से रुक्मिणी अरिंदाले को जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यकार हैं ये भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम की बात करेंगे तो भारतनाट्यम कहाँ का डांस है, तो ये तमिलनाडु का डांस है। ये आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु डांस फॉर्म कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। कुचिपुड़ी से अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नृत्यांगना संबंधित है तो कुचिपुड़ी से कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपका आंध्र प्रदेश का, यानी कि आंध्र प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थीं, बाकी बहुमत से बीजेपी जीत गई थी। और बात करेंगे कि इनके चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो फिलहाल वो करंट की बात थी। वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, नीतीश कुमार हैं। और आपसे गवर्नर भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। तो गवर्नर फागू चौहान हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो भी किसकी है, बिहार की है। अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे पवन सुखदेव जी, जिनको 2020 का टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो देखिए मगध को इन्होंने बताया था कि बहुत ही ये अशांत क्षेत्र है, इसको ब्रिटिश के नियंत्रण में लेना चाहिए। तो वो किसका सुझाव था, लॉर्ड डलहौजी का सुझाव था। और अगर लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है तो इनकी बहुत ही एक नीति थी जिसने सन 1857 का विद्रोह करवा दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपको याद होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। इसमें क्या होता था कि जिनके पास भी उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिन राजा महाराजाओं के पास उनका उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उनका राजपाट वो हड़प लेती थी ब्रिटिश सरकार। तो वो लोग गोद नहीं ले सकते थे, जैसे कि झांसी की रानी थी, तो उनको इन्होंने कहा था कि ये इनका राजपाट नहीं है, इसको हम लोग कब्जा कर लेंगे झांसी को। उन्होंने देने से मना कर दिया था, तो उनका युद्ध हुआ था, उसमें वो मारी गई थी, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ी थी, ये सबको पता होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के हैं आप, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, नेशनल कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते। तो उसकी न्यूनतम उम्र आपकी 15 साल होनी चाहिए। नई नीति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि जब इल्ली यानी जो कैटरपिलर होता है डैश नामक अपने जीवन चक्र में
अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो देखे होंगे आप, जो कैटरपिलर होता है वो जाल में बुना होता है। आप देखे होंगे जैसे कि ये कैटरपिलर है, तो इसके चारों ओर आप देखे होंगे ऐसे ऐसे जाल बुना रहता है चारों तरफ उसके। तो वो किस फॉर्म में होता है, फिर ये बाद में फट के निकल आता है। तो जब ये इस फॉर्म में रहता है तो इसको प्यूपा कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है सवाल। अगला प्रश्न है 14वां कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, जो सीएनजी का पूर्ण रूप है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस रहती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। लगभग 80 से 90% इसमें मीथेन गैस होती है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी गैस पाई जाती है सीएनजी में। अगर एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन। एलपीजी में काफ़ी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये दो गैसें पाई जाती हैं एलपीजी में, जो हम लोग घर के गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। जो घर के सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अगर इसकी बात करें, इसमें जो हम लोग की गैस लीक होने लगती है उसमें से स्मेल आती है, तभी आपको पता चलता है कि लीक हो रही है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन की वजह से नहीं होता है, इनमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन इसके लिए गैस मिलाई जाती है जिसको कहते हैं इथाइल मरकप्टेन। तो इथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है ताकि आप लोग को गैस लीक होने का पता चल सके सूंघ के। ये भी एग्जाम में कई बार देखने को क्वेश्चन मिला है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान क्या था। तो देखिए, 2021 में भारत का स्थान क्या था, 10वां था। लेकिन जो 2022वां है इसमें स्थान काफ़ी ख़राब है, शायद रिपोर्ट ली नहीं गई है या इसकी बहुत ही कम रैंकिंग आई है। 200 में से 184 इंडिया की रैंकिंग है 2022 की। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये 1991-92 से शुरू किया गया था, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन 2021 में इन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और अगर बात करेंगे 2022 में कितने मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिए गए हैं, तो कुल मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिए गए हैं 12। सबकी लिस्ट देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाता है उसको कितना इनाम मिलता है, 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। पहले जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तब इसकी धनराशि कितनी थी, 5 लाख, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, पहला विश्वनाथन आनंद ने जीता है, चेस में ग्रैंड मास्टर रहे इंडिया के, इन्हीं को सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला है 17वां प्रश्न कि नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से नहीं है। तो देखिए, वो बैंक जो नहीं है वो है बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था भारत में, तो वो 2009 में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने विज्ञान प्रकाश समिति यानी फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक किसे कहा गया है। तो देखिए, फोटोमेट्री का इकाई मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है, यानी कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स जिसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि केल्विन की इकाई क्या होती है, ये तो टेम्परेचर नापने के लिए होती है, यानी ताप नापने के लिए केल्विन यूनिट होती है टेम्परेचर। उसके बाद अगर मोल की बात करें तो ये तो जैसे क्वांटिटी होती है किसी एटम में या मॉलिक्यूल में उसकी, ये जैसे कि आप वेट नापने के लिए कह सकते हैं, इसको भार नापने के लिए या अमाउंट नापने के लिए कह सकते हैं, तो ये इसकी यूनिट हो गई है। एम्पियर किसकी होती है, धारा की, यानी कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो ये करंट की यूनिट हो जाएगी। और कैंडला इल्यूमिनेटिंग फ्लक्स जिसको कहते हैं प्रकाश समिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन है, एल्फ्रेड मार्शल हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, जनक कौन है, मार्शल एल्फ्रेड।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के जनक किसको कहा जाता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो एडम स्मिथ हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का ही जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। पूछा है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो देखिए सन 1971 तक बांग्लादेश किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो देखिए आप लोग को पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया था जब अंग्रेजों ने, इन्होंने पेड़ के पीछे अपना समर्पण नहीं किया था, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो वो किस पार्क में मारी थी, जिसका नाम है एल्फ्रेड पार्क, वो जो कि इलाहाबाद में है। एल्फ्रेड पार्क भी काफ़ी पूछा जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद जो कि यूपी में स्थित है, यहीं ये रहने वाले भी थे और यहीं पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी थी। तो देखिए किसने ऑर्डर करी थी उस समय 1932 में, प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, तो वो जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड थे, इन्हीं ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी थी। उसके बाद बात करेंगे कि जो ये कौन थे, इन्होंने कब किया था ये अनाउंस। तो देखिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीसरी यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1932 में, जस्ट उसी के बाद इन्होंने किसकी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जो कि 1932, इसी के बाद याद रखिएगा थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी, 1932 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमांग घाटी यानी कि युमांग घाटी किस राज्य में स्थित है। युमांग घाटी सिक्किम में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है युमथांग घाटी यानी युमथांग वैली। इसकी बात करेंगे उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध वैली है जिसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है, बहुत ही फेमस घाटी है कांगड़ा घाटी जिसको कहते हैं, कांगड़ा वैली। तो जो कांगड़ा घाटी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है यहाँ का, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है कांगड़ा वैली। और बात आपको पता भी होगा कि ये सबसे बड़ी घाटी है यानी कि लार्जेस्ट वैली है। सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है कांगड़ा वैली। नागालैंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध जिसका नाम है जूको वैली। जूको वैली भी काफ़ी बार एग्जाम में हम लोग को देखने को मिला है और काफ़ी बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो 3 हम लोग ने आपको बता दिए हैं, टोटल 4 युमथांग याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर जो एग्जाम में पूछा जाता है, कांगड़ा घाटी सबसे बड़ी है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और जूको वैली जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर के बीच में पाई जाती है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इसको अगर बात करेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो कहते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे, दिया है कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो देखिए सप्तक संगीत समारोह हर वर्ष अहमदाबाद यानी गुजरात अहमदाबाद में मनाया जाता है। तो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज़ हम लोग आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी तैयार होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों।